नमस्कार। दीपक हाई स्कूल अमरेली की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं के हिंदी का जो गद्य नंबर जो 10 है कारतूस, वह हम आज पढ़ने जा रहे हैं। कारतूस यह उनका शीर्षक है, इस गद्य का शीर्षक है कारतूस। कक्षा 12वीं के हिंदी का जो गद्य है कृति नंबर 10 कारतूस, और उसके जो लेखक है वह हबीब तनवीर। तो कारतूस किसे कहते हैं, शीर्षक का अर्थ समझेंगे। कारतूस यानी जो बंदूक में रखा जाता है, बंदूक में एक साथ कई गोलियों के स्वरूप में रखा जाता है, उसे कारतूस कहते हैं। जो बंदूक होती है और उसमें एक से ज्यादा कारतूस होते हैं। पहले के समय में जो डाकू थे, पुलिस थे, वे सभी एक पट्टा जैसा अपने कंधे पर रखते थे और उसमें ज्यादा कारतूस होते थे। तो कारतूस बंदूक में रखी जाने वाली एक प्रकार की गोली, जिसे हम कारतूस कहते हैं। और लेखक है हबीब तनवीर जी। यहाँ पर हम उनकी तस्वीर देख सकते हैं, यह है हबीब तनवीर जी। हिंदी में कई उसने गद्य लिखे हैं, कई उसने लेख लिखे हैं। तो यह है हिंदी के जाने माने लेखक हबीब तनवीर जी। उनका जन्म सन 1923 और उनका निधन सन 2009 में हुआ था। यहाँ पर उनका हम परिचय देखें। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। तो हबीब जी का जो जन्म है छत्तीसगढ़ जो हमारा राज्य है, और उनका जो शहर है रायपुर, वहां पर हुआ था। नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। तो नागपुर से स्नातक यानी कॉलेज की डिग्री, स्नातक कॉलेज के 3 वर्ष पूर्ण करने के बाद जो डिग्री मिलती है उसे हम स्नातक कहते हैं। तो नागपुर से उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त, उपाधि यानी पदवी, उपाधि यानी चिंता नहीं लेकिन पदवी। तो उसने पदवी या डिग्री जो भी कहिए, तो स्नातक की पदवी प्राप्त करने के बाद ब्रिटेन में नाट्य लेखन का अध्ययन किया। ब्रिटेन जाकर उसने नाट्य और लेखन का अभ्यास किया। दिल्ली लौटकर नाट्य मंच की स्थापना की। बाद में ब्रिटेन से आकर उसने दिल्ली में उसने नाट्य मंच की स्थापना की। कई नाट्य भी लिखते थे वे नाटककार, कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उसने नाट्यकार के रूप में वे जाने जाते। कवि, पत्रकार, निर्देशक और अभिनेता जैसे कई क्षेत्रों में उन्होंने अपना कार्य किया है, और इसीलिए वह बहुमुखी यानी ज्यादातर वे प्रतिभा के धनी थे। धनी यानी धनाढ्य थे, अमीर थे। इस बाबत में तो पत्रकारिता क्षेत्र में कवि, निर्देशक, अभिनेता और नाट्यकार के रूप में। किंतु लोक नाट्य उनका मनपसंद क्षेत्र रहा, परंतु लोक नाट्य हबीब तनवीर जी का मनपसंद क्षेत्र था। उनको कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस प्रकार के कई जो पुरस्कार है, कई पुरस्कार, पद्मश्री जैसे महान ऐसा पुरस्कार भी हबीब तनवीर जी को मिला था। आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की कहानी आदि उनके प्रमुख नाटक है। तथा वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस अनुदित नाटक है। अनुदित यानी रूपांतरित उनके नाटक है। तो यह जो हमारा गद्य है कारतूस, बंदूक में रखे जाने वाली एक प्रकार की गोली, इसे कारतूस कहते हैं। तो यह जो हमारा गद्य है उनका साहित्य प्रकार एकांकी है। यहाँ पर बताया गया है यहाँ कारतूस एकांकी में। तो साहित्य प्रकार कारतूस गद्य का जो साहित्य प्रकार है वह एकांकी है। तो एकांकी किसे कहते हैं, तो जिसमें एक अंक का नाटक होता है, जिसमें एक अंक का बहुत बड़ा नाटक नहीं होता, लेकिन नाटक का छोटा सा भाग
एकांकी, एक अंक का नाटक, अंक यानी विभाग, तो एक ही भाग का जो नाटक होता है उसे हम एकांकी कहते हैं। तो यहाँ कारतूस एकांकी में वजीर अली नामक एक जांबाज के कारनामों का वर्णन है। तो जांबाज यानी बहादुर, शूरवीर, वीर, यह उनके समानार्थी है जांबाज के। तो वजीर अली नामक एक जांबाज है। यहाँ पर हम तस्वीर देखें, यह वजीर अली की तस्वीर है। अंग्रेजों के समय ये वजीर अली थे और किस प्रकार उसने अपनी बहादुरी दिखाई और उसकी बात इस गद्य में की गई है। तो वजीर अली नामक एक जांबाज के कारनामों का वर्णन, कारनामा मतलब पराक्रम, वीरता, बहादुरी। तो वजीर अली ने किस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ अपने पराक्रम दिखाए, किस प्रकार उसने बहादुरी दिखाई, उसके यहाँ पर इस पाठ में वर्णन है, जिसका एकमात्र लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से निकालना है। अब जो वजीर अली था उनका एकमात्र लक्ष्य यह था कि किसी भी प्रकार से वह अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर खदेड़ दे, बाहर निकाल दे, और उनका एकमात्र यही लक्ष्य था। उसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद हराम कर रखे थे। वजीर अली ने अंग्रेजी हुकूमत, हुकूमत यानी शासन, सत्ता, तो जो अंग्रेजों का जो शासन था, अंग्रेज थे और उनकी नींद हराम कर रखे थे। तो मुहावरा है नींद हराम कर देना, मतलब चैन से सोने न देना, चैन से रहने न देना, चैन यानी आराम से। तो अंग्रेजों को उसने हमारे देश में, भारत देश में उसने उसकी नींद जो थी वह हराम कर दी थी, यानी उसे राहत से, चैन से, आराम से उसे वह सोने भी या रहने भी नहीं देते थे। वह इतना निडर और दिलेर था कि बटालियन के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर ऐसा रोप जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है और उसके मुख से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। अब वजीर अली जो है वो इतने निडर है, यह वजीर अली है, वह इतने निडर है। उस समय अंग्रेजों के खिलाफ उसने जो भी बगावत की, जो भी कार्य किए वजीर अली ने, तो वह इतने निडर और दिलेर थे। दिलेर यानी दिलावर, यानी बहुत ही दानवीर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। निडर, जिसे कुछ भी डर नहीं है, जिसे डर नहीं है उसे हम निडर कहते हैं। तो वह इतने निडर और दिलेर थे कि बटालियन के खेमे में, बटालियन यानी अंग्रेज का एक भाग है, तो अंग्रेजों के खेमे में, खेमा यानी तंबू, खेमा का अर्थ होता है तंबू, या तीसरा समानार्थी होता है डेरा, अस्थाई निवास। अगर हम शब्द समूह उसका ले खेमे का, तो अस्थाई यानी कायमी तौर पर जो निवास ना हो, हमेशा के लिए जहाँ पर रहना ना हो, और उसके लिए थोड़े समय के लिए जो भी रहने के लिए बनाया जाता है उसे खेमा कहते हैं। खेमा, तंबू, डेरा, जिसे इंग्लिश में हम टेंट कहते हैं। तो बटालियन अंग्रेजों के खेमे में पहुंचकर वह कर्नल पर, अंग्रेज के जो व्यक्ति है, अंग्रेज अफसर है, कर्नल जो है अंग्रेज के, और उन पर ऐसा रोप जमाता है, रोष यानी उसका जो उसकी धाक जमाता है, उन पर जो रोप जमाता है कि खुद कर्नल हक्का बक्का रह जाता है। रोप जमाने यानी अपनी प्रभुत्व जमाना, वर्चस्व जमाना, यानी अपनी ही बातें, अपनी बहादुरी दिखाना, कि जिसके कारण खुद कर्नल, अंग्रेज का जो कर्नल है जिसका नाम कालिंज है, कर्नल कालिंज, और वह हक्का बक्का रह जाता है। तो मुहावरा है हक्का बक्का रह जाना, यानी स्तब्ध हो जाना, यानी स्तब्ध हो जाना, जिसमें हम अपनी पलक भी जो है वह हिला सकते नहीं है। तो स्तब्ध रह जाना, और उसके मुंह से शत्रु की तारीफ निकल पड़ती है। कर्नल जो कालिंज है और उसके मुंह से, जिसे कर्नल कालिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए उसने गोरखपुर के जो जंगल है उसने अपना खेमा लगाया था। वजीर अली को पकड़ने के लिए कई अंग्रेज सिपाही को लेकर कर्नल कालिंज वजीर अली को पकड़ने के लिए उस वक्त जंगल में रह रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा समाचार मिला था कि वजीर अली जो है वह गोरखपुर के जंगलों में छुपा हुआ है, और इसीलिए उसे पकड़ने के लिए वह उस खेमे में, वहां पर गोरखपुर के जंगलों में वह खेमा डालता है, और खुद वजीर अली कर्नल कालिंज के पास आकर किस प्रकार, खुद वजीर अली उनके पास आता है और किस प्रकार उनके पास से वो कारतूस ले जाता है, और किस प्रकार उनकी बहादुरी देखकर खुद कर्नल कालिंज अपने जो शत्रु है वजीर अली है उनकी किस प्रकार तारीफ करते हैं, और उनकी बात इस पाठ में दी गई है।
यहाँ पर ऐसी बात बताई है इस एकांकी में कि वजीर अली अंग्रेजों को भारत देश से दूर खदेड़ने के लिए वो प्रयत्न करता है, कई कारनामे करता है, अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए हैं और इसीलिए कर्नल कालिंज को उसने गोरखपुर के जंगलों में भेजा है कि तुम जाकर वजीर अली को पकड़ लो। और वजीर अली तो उनके हाथ नहीं आता, लेकिन खुद वजीर अली उनके सामने आता है और फिर भी कर्नल कालिंज उसे पकड़ नहीं पाते, उसे पता ही नहीं चलता। जब वजीर अली खुद अपना नाम उसे बताते हैं और तब उसे पता चलता है कि यह तो वजीर अली है, पर कुछ भी उसका बिगाड़ सकते नहीं है कर्नल कालिंज। और किस प्रकार उनकी बहादुरी है उनका वर्णन इस एकांकी में दिया हुआ है। तो अब हम हमारे गद्य की ओर आगे बढ़ेंगे, हमारे पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा शीर्षक है इस पाठ का कारतूस। अब हम शुरुआत करते हैं कर्नल कालिंज के बारे में। पात्र परिचय हम लेंगे। पात्र में कौन है? तो एक कर्नल है, उसका नाम है कालिंज, लेफ्टिनेंट है, सिपाही है और सवार है। इस एकांकी में कौन कौन आते हैं? तो एक तो कर्नल कालिंज, दूसरा है लेफ्टिनेंट, तीसरे सिपाही यानी अंग्रेजों के सिपाही और चौथे जो सवार यानी अश्वारोही घोड़े सवार जो खुद वजीर अली, उनकी बात यहाँ पे इस एकांकी में बताई गई है। अवधि 5 मिनट, अवधि यानी समय, समय कितना है? 5 मिनट। जमाना सन 1799, 1799 की बात इस गद्य में बताई गई है। समय रात्रि का समय है। यह वजीर अली की तस्वीर दी गई है और यह रॉबिन हुड है। यह वजीर अली है और यह रॉबिन हुड है। रॉबिन हुड के बारे में जब हमारे गद्य में आएगा तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्थान, अब हमारा एकांकी कहाँ से शुरू होता है उसकी बात बताई गई है कि जो स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। तो स्थान गोरखपुर का जंगल है और कर्नल कालिंज के खेमा यानी तंबू, वह तंबू बांधकर वहां पर गोरखपुर के जंगल में है और उनके अंदर का यह हिस्सा हमारे एकांकी में बताया गया है। तो एकांकी वहां से शुरू होता है। दो अंग्रेज बैठे बात करें। दो अंग्रेज यानी कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट, उनका नाम नहीं बताया है और इसीलिए हम उनका उल्लेख लेफ्टिनेंट के ही नाम से करेंगे। तो कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट बातें कर रहे हैं अपने खेमे के अंदर। गोरखपुर के जंगल में जो खेमा डाला है उसके अंदर वो बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। दो अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। अब दो अंग्रेज अंदर बैठे लेकिन कर्नल कालिंज और लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है। चांदनी छिटकी हुई है, छिटकना यानी फैल जाना। तो चांदनी यानी चंद्र का प्रकाश। चंद्र का प्रकाश जंगल में चारों ओर छिटका हुआ है। छिटकना यानी फैल जाना। अंदर लैंप जल रहा है, खेमे के अंदर लैंप जल रहा है, बिजली जल रही है। कर्नल अब अपनी बात शुरू करते हैं। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। कर्नल कालिंज लेफ्टिनेंट को कहते हैं, वो दोनों खेमे के बाहर, दो अंग्रेज कोई है वो अंदर बैठे हैं लेकिन ये दोनों बाहर में बातें कर रहे हैं कि जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि वहां पर हिंसक जो प्राणी रहते हैं और इसीलिए जंगल में रहना बहुत ही खतरनाक होता है। लेफ्टिनेंट, अब तो हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए, ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। अब लेफ्टिनेंट अपनी बात बताते हैं कर्नल कालिंज को कि हफ्तों हो गए, हफ्ते यानी सप्ताह, कई सप्ताह बीत गए, कई दिन बीत गए यहाँ खेमा डाले हुए, यहाँ मतलब गोरखपुर के जंगलों में। सिपाही भी तंग आ गए। अंग्रेज जो सैनिक है, अंग्रेजों के जो सिपाही है, सैनिक है, वह भी तंग आ गए। तंग आ जाना यानी परेशान हो जाना, क्योंकि जो जंगल की जिंदगी होती है वह बहुत ही खतरनाक होती है, भयावह होती है और जंगल में रहना ये बहुत ही मुश्किल से भरा हुआ होता है। यानी कि वो कहते हैं, लेफ्टिनेंट कहते हैं कर्नल कालिंज को कि अब तो हो गए या खेमा डाले हुए, सिपाही हमारे जो सैनिक है वो भी तंग आ गए हैं। तंग आ जाना यानी परेशान हो जाना। तो ये परेशान हो गए, ये वजीर अली आदमी है या भूत,
जो कि इसी जंगल में गोरखपुर के जो कुश्मी जंगल, उस जंगल का नाम था कुश्मी जंगल, तो वहां पर ही यह जो वजीर अली है वो छिपा हुआ था। फिर भी वह इस कर्नल कॉलिंज लेफ्टिनेंट यानी कि अंग्रेजों के हाथ नहीं आ रहा था। तो इसीलिए लेफ्टिनेंट कह रहे हैं कि यह वजीर अली आदमी है या भूत है, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आता, हाथ ही नहीं लगता। हाथ नहीं लगता मतलब वह हमारे सामने नहीं आता, हम उसे पकड़ ही नहीं सकते। कर्नल, उसके अफसाने सुन के रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अफसाने यानी किस्से, कहानियां, उनकी बहादुरी के पराक्रम, बहादुरी की बातें। अफसाने का अर्थ होता है बहादुरी की बातें। तो कर्नल कहते हैं कि जो वजीर अली है उनके बहादुरी की किस्से, उनकी बात सुनकर हमें रॉबिनहुड की कारनामे की याद आ जाती है। तो यह रॉबिनहुड है। अंग्रेज के समय में यह रॉबिनहुड थे, एक सुप्रसिद्ध ऐसे डाकू थे, परंतु डाकू होने के बावजूद वह यह करते थे कि अमीरों को लूटकर, अमीरों की जो संपत्ति है उससे लूटकर वह गरीबों को दान में देते थे। और वह जो रॉबिनहुड है वह बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर और तलवारबाज भी था, परंतु वह अमीरों को लूटकर गरीबों को देता था। और इसीलिए कर्नल कहते हैं कि हमें वजीर अली के बहादुरी के किस्से सुनकर रॉबिनहुड की याद आ जाती है। तो कि रॉबिनहुड इस प्रकार वजीर अली की तरह ही बहुत ही बहादुर था। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है, रॉबिनहुड के दिल में भी, वजीर अली के दिल में भी। वजीर अली अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालना चाहता था, उसी प्रकार रॉबिनहुड भी अंग्रेजों के खिलाफ था, उसके विरुद्ध था। और उनके हृदय में किस कदर अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर इस 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। तो वजीर अली ने तकरीबन 5 महीने, तकरीबन यानी लगभग, तो वजीर अली ने 5 महीने इस जो शासन किया होगा, हुकूमत की होगी, हुकूमत यानी शासन, सत्ता संभाली होगी, शासन किया होगा, मगर इस 5 महीने में अवध के दरबार को, अवध यह राज्य था, अवध यह राज्य था अवध, और उनके दरबार को अंग्रेजी असर से बिल्कुल, तो वजीर अली ने 5 महीने हुकूमत की होगी, परंतु इस 5 महीने में अंग्रेजी शासन से अवध को अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में, पाक करना यानी पवित्र कर देना, अलग कर देना। तो 5 महीने वजीर अली ने शासन किया होगा अवध के तख्त पर, और उस 5 महीनों में उसने जो अंग्रेज थे उनको वहां से, उनके राज्य से बाहर निकाल दिया था, और अंग्रेजी असर से बिल्कुल पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। तकरीबन यानी लगभग कामयाब यानी सफल हो गया था। तो किस प्रकार वजीर अली 5 महीने अपने तख्त पर बैठा रहा, और किस प्रकार उसने अंग्रेजों को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, और वह किस प्रकार बहादुर था, उनकी बात कर्नल और लेफ्टिनेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो यह कुश्मी जंगल है गोरखपुर की, और यहाँ पर यह कर्नल कॉलिंज और सभी बात कर रहे हैं। तो यह कर्नल कॉलिंज है और यह लेफ्टिनेंट है, और 2 अंग्रेज अफसर है जो खेमे में बैठे हुए हैं, और इनकी यह तस्वीर दी गई है। यह गोरखपुर का जंगल है, कुश्मी जंगल, और यह लेफ्टिनेंट है और यह कर्नल कॉलिंज है। तो वे अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंज, ये सादत अली कौन है? अब लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंज को पूछते हैं कि ये सादत अली कौन है, क्योंकि सादत अली भी बहुत पराक्रमी था, और इसीलिए पूछते हैं लेफ्टिनेंट की सादत अली कौन है? कर्नल आसिफ उद्दौला का भाई है, आसिफ उद्दौला का भाई जो सादत अली है। तो यह सादत अली की तस्वीर दी गई है, यह आसिफ उद्दौला है, यह आसिफ उद्दौला अवध का नवाब है, अवध के नवाब का वजीर है, और यह सादत अली है। यह टीपू सुल्तान की तस्वीर दी गई है, और यह वजीर अली की। तो सादत अली कौन है? तो आसिफ उद्दौला का भाई जो है वह सादत अली है। तो कर्नल कहते हैं कि आसिफ उद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। अब वजीर अली का
और आसिफ उद्दौला का जो दुश्मन था वह सआदत अली था। आसिफ उद्दौला का भाई था, फिर भी उनका दुश्मन था, और साथ ही वजीर अली का। असल में नवाब आसिफ उद्दौला की यहाँ लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया। अब ऐसा बनता है कि आसिफ उद्दौले के यहाँ कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, और जो आसिफ उद्दौला है वो वजीर अली को वो अपने बेटे की तरह मानते हैं, उसे वो दत्तक लेते हैं वजीर अली को। और जब वजीर अली को जब आसिफ उद्दौला ने अपना बेटा माना तो सआदत अली को यह पसंद नहीं आया, और इसीलिए उनके जन्म को, उनकी पैदाइश को सआदत अली ने अपनी मौत का ख्याल किया, क्योंकि सआदत अली को अवध का राज्य चाहिए था, अवध का राज सिंहासन चाहिए था सआदत अली को। और जब वजीर अली उनका बेटा बना आसिफ उद्दौला का, तो वह भी आसिफ उद्दौला के बाद वह जब अवध का नवाब बनेगा तो यह सआदत अली को पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उनका भाई आसिफ उद्दौला उसके बाद उसे राजा बनेगा, नवाब बनाएगा, परंतु उसने ऐसा किया कि वजीर अली को अपना बेटा मान लिया, और इसीलिए अब अवध का जो भी राज सिंहासन जाएगा वह वजीर अली को, और इसीलिए वजीर अली को वो अपना शत्रु मानता है, और आसिफ उद्दौला को भी लेफ्टिनेंट। मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? तो लेफ्टिनेंट पूछते हैं कर्नल कॉलिंज को, मगर सआदत अली को अवध के तख्त पर, तख्त यानी सिंहासन, तो कहते हैं कि आसिफ उद्दौला को, जो सआदत अली उनका भाई है, उनको अपने सिंहासन पर बैठाने में, तख्त पर बिठाने में क्या मसलेहत थी? मसलेहत यानी क्या विरोध था? आसिफ उद्दौला अपने भाई को क्यों अपने बाद राज सिंहासन देना नहीं चाहते थे, क्यों तख्त पर यानी राज सिंहासन पर बैठाना नहीं चाहते थे? कर्नल, सआदत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद, अब वो भी मजी करता है और हम भी। अब कर्नल कहते हैं कि सआदत अली हमारा दोस्त है, क्योंकि आसिफ उद्दौला और वजीर अली का वो दुश्मन है, और वह दुश्मन हुआ है, और इसीलिए अंग्रेजों का दोस्त है। तो कर्नल कहते हैं कि सआदत अली अब हमारा क्या है? दोस्त है, बहुत ऐश पसंद आदमी है। ऐश पसंद यानी आनंद प्रमोद करने वाला, ऐश्वर्य को भोगने वाला, तो बहुत ही वह ऐश्वर्य को भोगने वाला व्यक्ति है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद दौलत दे दी। और अंग्रेजों को, क्योंकि वजीर अली को आसिफ उद्दौला के बाद उनका पुत्र जो वजीर अली था वह राज्य के सिंहासन पर आया, अवध के सिंहासन पर आया, परंतु अंग्रेजों के साथ मिलकर जो सआदत अली है उन्होंने वजीर अली को राज सिंहासन पर से नीचे उतार दिया, उसे तख्त से बेदखल कर दिया, और अब वह खुद सआदत अली अपने भाई के जो सिंहासन है, तख्त है उन पर, अवध के, वह तख्त पर बैठ गया है, और बाद में वह अंग्रेजों के साथ मिल गया है, और इसीलिए उसने अंग्रेजों को अपनी आधी मुमलिकत यानी जायदाद, अवध के राज्य की आधी जायदाद उसने सआदत अली ने अंग्रेजों को दे दी है, और 10 लाख रुपए नगद यानी रोकड़ा, तो 10 लाख रुपए वो अंग्रेजों को दे रहे, क्योंकि अंग्रेज और सआदत अली ने दोनों ने मिलकर वजीर अली को अवध के सिंहासन पर से खदेड़ दिया। अब वो भी मजे करता है और हम भी। लेकिन सुना है वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाहजहां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। लेफ्टिनेंट कहते हैं कर्नल को कि मैंने सुना है कि जो वजीर अली है वो अफगानिस्तान के बादशाह शाहजहां को, क्योंकि अफगानिस्तान के जो बादशाह थे शाहजहां वो वजीर अली के दोस्त थे, और इसीलिए अंग्रेजों को भारत देश से निकालने के लिए उन्होंने शाहजहां से मदद मांगी थी, और उसने यह कहा था कि आप अंग्रेजों पर, हिंदुस्तान पर अंग्रेजों पर आप हमला कर दो, और इसीलिए उसने हमला करने की दावत यानी आमंत्रण उसने वजीर अली ने शाहजहां अफगानिस्तान के बादशाह को दिया था। कर्नल, अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने,
फिर उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमशुद्दौला ने भी। अब लेफ्टिनेंट कहते हैं, कर्नल कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमले की दावत, भारत पर, हिंदुस्तान पर हमला करने की, हिंदुस्तान पर यानी अंग्रेजों पर हमला करने की दावत पहले टीपू सुल्तान ने दी थी। टीपू सुल्तान कौन थे? तो हमने अभी उसकी थोड़ी देर पहले तस्वीर देखी थी। तो हमारा जो वीडियो है हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं, क्योंकि यह हमारा आधा वीडियो है। हम इसके बाद जो अगला जो पैराग्राफ है, अगला जो परिच्छेद है वो अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर पहले तस्वीर देख लें। तो मैंने बताया कि यह टीपू सुल्तान है और टीपू सुल्तान ने पहले अफगानिस्तान के जो बादशाह थे शाहजहां, उनको हिंदुस्तान पर यानी अंग्रेज पर हमला करने की दावत दी थी और बाद में तो अफगानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वजीर अली ने भी, फिर वजीर अली ने उसे बुलाया और बाद में शमशुद्दौला ने भी अंग्रेजों के खिलाफ अफगानिस्तान को हमला करने के लिए बुलाया था। लेफ्टिनेंट पूछते कौन शमशुद्दौला? लेफ्टिनेंट पूछते कर्नल को कि यह शमशुद्दौला कौन है? यह गोरखपुर के जंगल है। कर्नल नवाब बंगाल का निस्बती रिश्ते में भाई, तो कर्नल कहते हैं कि बंगाल का नवाब और निस्बती यानी रिश्ते में उनका भाई होता है। शमशुद्दौला कौन है? तो रिश्ते में जो वजीर अली है उनका भाई होता है। बहुत ही खतरनाक आदमी है शमशुद्दौला जो है, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट इसका तो मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि इसका मतलब तो यह हुआ कि कंपनी के खिलाफ, कंपनी यानी अंग्रेज, तो अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी जो कही जाती है, तो ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। यानी कि अंग्रेजों को भारत से, हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए सभी एक हो गए थे। कर्नल जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे। कहते हैं कि अगर यह लहर कामयाब हो गई, सफल हो गई, तो बक्सर और प्लासी के जो कारनामे हैं वह धरे रह जाएंगे, यानी रुक जाएंगे। बक्सर और प्लासी का जो युद्ध है वह फिर नहीं हो पाएगा और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेलजली के हाथों सब खो बैठेगी। और कर्नल कहते हैं कि जो कंपनी, ब्रिटिश कंपनी है, लॉर्ड क्लाइव के हाथों जो भी भारत से हिंदुस्तान में प्राप्त कर चुके हैं, हासिल कर चुके हैं, वह लॉर्ड वेलजली के हाथों सब खो बैठेगी। तो कर्नल और कॉलिंस अंग्रेजों के समय की, अंग्रेजों ने जो भी अत्याचार हिंदुस्तान पर किया था और जो भी कारनामे तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी अत्याचार किए थे और उनके खिलाफ सारे हिंदुस्तान में जो लहर दौड़ गई थी, किस प्रकार सभी एक हो गए थे और किस प्रकार उसने जो भी हासिल किया था वो अंग्रेजों के हाथ से अब निकल जाने वाला है, उनकी बात कर्नल, कॉलिंस और यह लेफ्टिनेंट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमारा पहला वीडियो हम पूर्ण करेंगे। इस पाठ का दूसरा विभाग हम दूसरे वीडियो में लेंगे। यहाँ तक हमारा वीडियो रखते हैं। आभार।